एक श्राप की सबसे खतरनाक शुरुआत तब होती है जब पहला इंसान बिना आवाज, बिना निशान, बस हवा में घुल जाता है। ब्राजील बैंक डकैती, एक शापित चोरी जिसके बाद सभी चोर एक एक करके गायब होते चले गए। पहला गायब होना, गैंग सदस्य नंबर 1 का गायब होना। सील्ड रूम से निकलने के बाद टीम सीधे सुरंगों से होते हुए अपने ठिकाने पर पहुंची। पांचों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब डर, वही डर जो आंखों में तो दिखता है लेकिन जुबान पर आने से पहले मर जाता है। सब कुछ सही लग रहा था, पर उनके शरीर कुछ और कह रहे थे, और कहीं ना कहीं पांचों ही जानते थे कि वो कमरे से सिर्फ पैसे नहीं, कुछ और लेकर आए हैं। चोरी सफल थी। सूटकेस नोटों से भरे थे, गोल्ड बिस्किट्स चमक रहे थे, और वह रहस्यमयी बक्सा अब डिएगो के बैग में था। लेकिन रात की खामोशी उस सफलता को निगल रही थी। बैंक हेडक्वार्टर में अलार्म भी नहीं बजे थे, सीसीटीवी फुटेज साफ थी, पुलिस को खबर भी नहीं थी, यानी सब परफेक्ट। लेकिन यही परफेक्शन सबसे बड़ा संकेत था। कोई चीज बाहर अभी तक जागी ही नहीं थी। गैंग ने फैसला किया कि एक रात आराम करेंगे, फिर सुबह शहर छोड़ देंगे। मारिया अपने बेटे के पास लौट गई। टोरेस गैराज पहुंचा और सारे टूल छुपा दिए। रूबेन अपनी बेटियों को गले लगाकर सो गया। एडवार्डो पुराने रिकॉर्ड पढ़ते पढ़ते चुप हो गया, और डिएगो वह अकेला बैठकर उस मूर्ति को देखते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी रात पहला शिकार तय हो चुका था। गायब होने वाला पहला सदस्य टोरेस। सुबह के करीब 4:13 हुए थे। शहर पर हल्की धुंध छाई थी, गली की लाइटें टिमटिमा रही थीं, और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज धीमी होकर लौट रही थी। टोरेस अपने गैराज में था। उसने सोचा कि मूर्ति को छूने के बाद से उसका हाथ थोड़ा भारी लग रहा है। उसने टॉर्च उठाई और टेबल पर पड़े टूल्स को ठीक करना शुरू किया। लेकिन तभी टक टक टक, वही आवाज दीवार से आती हुई, एकदम धीमी, जैसे कोई उंगलियां अंदर से बाहर की तरफ घसीट रहा हो। कौन है? टोरेस का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी दीवार पर फेंकी, कुछ नहीं दिखा, पर आवाज फिर आई, टक टक टक। इस बार थोड़ा जोर से, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गैराज की सारी मशीनें, ड्रिल कटर, ग्राइंडर एक साथ अपने आप चालू हो गई। एक भयानक शोर पूरे कमरे में भर गया। टोरेस घबरा गया। उसने पावर स्विच ऑफ किया, लेकिन मशीनें बंद नहीं हुई। वह पीछे हटने ही वाला था कि ठीक उसी समय गैराज की लाइट्स 2 बार झपकी, और तीसरी बार अचानक पूरी तरह बंद हो गईं। कमरा अंधेरे में डूब गया, सिर्फ मशीनों की तेज आवाज और टोरेस की तेज सांसें। उसने टॉर्च ऑन की, रोशनी उसके हाथों में कांप रही थी, और तभी उसने देखा गैराज के फर्श पर वही 3 निशान वाला सिंबल जो बक्से पर था, जो सील्ड रूम में था, जो उसकी मशीन के धुएं में दिखा था। वह अब उसके पैरों के नीचे चमक रहा था। डिएगो, एडवार्डो, कोई तो। टोरेस ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पांव जमीन से चिपक गया, जैसे मिट्टी नहीं, कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हुए हो। लेकिन उसकी आवाज आधी ही निकली थी कि एक अदृश्य ताकत ने उसकी टॉर्च उसके हाथ से छीन ली। रोशनी घूमती हुई दीवार से टकराई, और एक पल के लिए टोरेस ने एक छाया देखी, मानव के आकार की नहीं, परछाई, लेकिन ठोस, काली, लेकिन चमकती आंखों वाली। ऐसी आंखें जैसी उस मूर्ति की थीं। टोरेस का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने पूरा शरीर खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटका लगा, इतना तेज कि उसका शरीर 1 सेकंड में हवा में उठ गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसके गले पर हाथ रखा हो। और फिर अचानक पूरा गैराज शांत हो गया।
मशीनें बंद, हवा स्थिर, लाइट वापस। लेकिन टोरेस वहां नहीं था। उसका शरीर, उसके कपड़े, उसके टूल्स, कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं गिरा। वह बस गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। सिर्फ एक चीज फर्श पर बची थी, एक गहरा, जला हुआ, उभरा हुआ 3 निशान वाला चिन्ह, बिल्कुल उसके पैरों के आकार में। गैराज की हवा भारी हो गई थी और कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, एक। सुबह टीम को पता चलता है, सुबह 7 बजे। डिएगो ने टोरेस को कई कॉल किए, कोई जवाब नहीं। मारिया ने मैसेज भेजे, चेक भी नहीं हुआ। रूबेन ने कहा, वो हमेशा टाइम पर आता है, ये उसके जैसा नहीं है। एडुआर्डो के चेहरे पर सूखी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, उसका गैराज चेक करते हैं। जब चारों गैराज पहुंचे, दरवाजा आधा खुला था, अंदर सब सामान्य, जिस तरह टोरेस छोड़कर गया था वैसा ही। पर उस सन्नाटे में एक चीज चीख रही थी। कहीं भी टोरेस नहीं था। उसका फोन टेबल पर रखा था, उसके जूते दरवाजे के पास थे, उसका बैग कुर्सी पर था। कोई संघर्ष नहीं था, कोई टूट फूट नहीं थी, कोई खून नहीं था, बस फर्श पर उभरा हुआ वही श्राप का निशान था। हे भगवान, ये सच है, ये श्राप सच है। कोई इंसान ऐसे यूं ही गायब नहीं हो सकता। मारिया घुटनों पर गिर गई। रूबेन का गुस्सा डर में बदल गया। श्राप शुरू हो चुका है, पहला ले लिया गया। यह सिर्फ शुरुआत है। डिएगो ने हाथ दीवार पर रख दिया। उसका चेहरा पत्थर बन चुका था और आंखें खाली थीं। एडुआर्डो वहीं कोने में खड़ा रहा, धीमे स्वर में बोला। कमरे में खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। डिएगो ने घुटी आवाज में कहा, और सब जानते थे वह झूठ नहीं बोल रहा था। श्राप ने टोरेस को चुन लिया था। अब बाकी 4 बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसी भी श्राप की सबसे भयानक बात यह नहीं होती कि वो शुरू हो गया है। असली दहशत तब फैलती है जब लोग समझते हैं कि अब उससे बचना नामुमकिन है। टोरेस के गायब होने के बाद टीम में जो खामोशी छाई वह किसी मृत शरीर जैसी भारी थी। चारों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। कल तक जिन आंखों में भरोसा था, आज वहां सिर्फ डर था। वह डर जो इंसान की आत्मा में घुसकर उसे अंदर से काटता है। गैराज की फर्श पर बना सिंबल, दीवार पर पड़ी अजीब छाया, टॉर्च का अचानक बुझ जाना और टोरेस का हवा में गायब होना, यह सब किसी इंसान का काम नहीं था। कुछ अलौकिक, कुछ गहरा, कुछ डरावना, वो उनके पीछे पड़ चुका था और यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा गायब होना, एडुआर्डो। टोरेस की गुमशुदगी के अगले ही दिन चारों एक जगह इकट्ठा हुए। एडुआर्डो के चेहरे पर गहरी थकान थी। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि डर जग रहा था, जैसे वह कुछ ऐसा देख चुका हो जिसे वह बता नहीं पा रहा। कल रात कोई मेरे कमरे में था, अदृश्य पर था। मेरी सांस के पीछे दूसरी सांस चल रही थी। कोई मुझे छूकर निकला है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस समझेगी, बताएंगे कि कोई भूत लोगों को उठा ले जा रहा है। हमारी गलती थी वो बक्सा लेना, वो मूर्ति वही सभी मुसीबतों का कारण है। मारिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन डिएगो ने दृढ़ आवाज में कहा। रूबेन ने मेज पर हाथ मारा। हम मूर्ति वापस उसी कमरे में रखेंगे। जो गलत हुआ उसे ठीक करेंगे। कमरे में एक पल की शांति थी। फिर डिएगो बोला, लेकिन किस्मत के पास उनके लिए अलग योजना थी। उस रात एडुआर्डो अकेला लौट रहा था। सड़कें खाली थीं, हवा ठंडी, भारी और अजीब। अचानक उसके फोन की स्क्रीन टिमटिमाई। 3:33 घड़ी में यही समय था। एकदम वही पैटर्न जो टोरेस की गुमशुदगी में दिखा था। समय 3:33। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। एडुआर्डो रुका।
कदमों की आवाज बंद। चलने लगा। कदमों की आवाज फिर शुरू, और तेज और भारी। डर उसकी नब्ज को दबा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। और तभी सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझने लगी। टिक टिक टिक, जैसे मौत अपने कदमों से रोशनी को मार रही हो। अंतिम स्ट्रीट लाइट बुझी और अंधेरा सबको निगल गया। अंधेरे में एडुआर्डो ने सिर्फ एक चीज महसूस की, गर्दन पर किसी का ठंडा हाथ, और फिर उसकी चीख भी किसी ने निगल ली। कुछ सेकंड में वह हवा में उठ गया और उसी पल एडुआर्डो गायब। सिर्फ उसका फोन जमीन पर गिरा, स्क्रीन टूटी नहीं। फोन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था, बिल्कुल उसी समय का 3:33, यानी 03:33 AM। और सड़क के बीचों बीच वह वही 3 निशान वाला सिंबल उभरा। दूसरे का नंबर भी पूरा हो चुका था। अब पैटर्न साफ हो गया था। गायब होने का समय 3:33, एक ठंडी हवा, एक अदृश्य शक्ति, और जमीन पर वही श्राप का सिंबल। श्राप अब खुलकर खेल रहा था और चोरों को समझ आ रहा था कि उनकी बारी तय है, एक एक करके। तीसरा गायब होना, मारिया द हार्ट। मारिया सबसे कमजोर नहीं थी, वह सबसे मजबूत थी। उसकी ताकत उसका बेटा था। लेकिन जब एडुआर्डो गायब हो गया तो वह टूटी नहीं। वह अपने बेटे को उठाकर चर्च गई और रात भर उसके पास बैठी रही। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार प्रार्थना करती, भगवान मुझे ले लो, बस मेरे बेटे को मत छूना। उस रात चर्च में मोमबत्तियां जल रही थीं। हॉल में हल्की रोशनी थी। मारिया अपने बेटे के साथ एक बेंच पर सो गई। लेकिन श्राप ने किसी की प्रार्थना नहीं सुनी। रात 3:31 पर चर्च की घंटी खुद ही हिलने लगी, जबकि हवा तक नहीं थी। 3:32 पर मारिया ने आंखें खोली। चर्च का सारा हॉल धुंध से भर गया था। धुंध में आकृतियां बन रही थीं, टूट रही थीं, फुसफुसा रही थीं। और 3:33 होते ही चर्च की सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। मारिया अपने बेटे को पकड़कर चिल्लाई, नहीं नहीं, कोई मेरी बच्चे को मत छूना। पर 2 अदृश्य हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया। उसका शरीर बेंच से उठा, उसकी उंगलियां फर्श पर खरोंचें डालने लगीं और वह हवा में एक झटके के साथ गायब हो गई। जिस जगह वह खड़ी थी वहां सिर्फ वह सिंबल और राख पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज, उसके बेटे के हाथ पर भी वही सिंबल हल्का सा दाग की तरह उभर आया था। डर अब सिर्फ गैंग में नहीं, शहर में फैल चुका था। चौथा गायब होना, रूबेन द मसल। रूबेन सबसे गुस्सैल था। टोरेस और एडुआर्डो के बाद उसने कसम खाई, अगर मौत भी सामने आई तो मैं उससे लड़ूंगा। लेकिन श्राप को किसने जरूरी समझा कि वह इंसानी ताकत से हार जाएगा। रूबेन अपनी बेटियों को कमरे में बंद करके खुद दरवाजे के सामने बैठ गया। उसने दोनों को गले लगाया, माथा चूमा और कहा, डैड यहां हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आधी रात उसकी छोटी बेटी रोते हुए उठी, पापा कोई खिड़की पर है। रूबेन ने लाइट ऑन की, लेकिन खिड़की पर कुछ नहीं था। कुछ नहीं, लेकिन परछाई जैसी कुछ। उसने दरवाजा बंद किया और कुर्सी रखी। पर ठीक 3:33 पर कमरा इतना ठंडा हो गया कि बच्चियों की सांसें धुएं जैसी दिखने लगी। फिर फर्श पर वही सिंबल प्रकाश की तरह उभरने लगा। रूबेन ने कुर्सी पकड़ी, जोर से फेंकी, चिल्लाया, आजा सामने, मैं नहीं डरता। लेकिन श्राप कभी सामने नहीं आता, वह बस ले जाता है। रूबेन का शरीर अचानक पीछे की तरफ उठा।
जैसे किसी ने उसके पैरों को हवा में खींच लिया हो। उसकी बेटियां चिल्लाईं, डैड डैड डैड। रूबेन की आंखों में दर्द नहीं था, बस एक अंतिम लड़ाई की चमक थी, पर वह भी अंधेरे ने निगल ली। रूबेन गायब, कमरा सामान्य, बच्चियां अकेली, सिर्फ फर्श पर जला हुआ सिंबल। अब सिर्फ एक बचा था, डिएगो। डिएगो समझ चुका था, श्राप के पास समय है, ताकत है, और उसकी बारी बस आने ही वाली है। शहर में डर इतना फैल गया था कि लोग अपने घर जल्दी बंद कर लेते थे। खिड़कियां बंद हैं, सड़कें खाली हैं, और चर्च की घंटी हर रात 3:33 पर बजती है, चाहे हवा हो या ना हो। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई शव नहीं, कोई फुटेज नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक पैटर्न है। हर दिन एक व्यक्ति गायब होता है, हर रात 3:33 और हर जगह वही श्राप का सिंबल। अब 4 लोग जा चुके थे। अब शहर भी उस अनदेखी चीज को महसूस कर रहा था, और डिएगो जानता था अगली बारी उसकी है, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा? यही डर सबसे बड़ा था, आने वाली मौत नहीं, उसका इंतजार। श्राप का खेल जारी था, और डिएगो सिर्फ एक खिलाड़ी बचा था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि यह किस किस्म का खेल चल रहा है। पुलिस की जांच, ये श्राप है या कोई मास्टरमाइंड? इटाई पासा शहर में एक के बाद एक 4 गुमशुदगियां, ना कोई कैमरा फुटेज, ना कोई संघर्ष, ना खून, ना शव, ना कोई आवाज, ना कोई चश्मदीद, सब गायब, सिर्फ हवा में घुलकर। पुलिस को पहली रिपोर्ट रूबेन की बेटियों से मिली, जिन्होंने कहा, हमारे पापा को कोई ले गया। हवा में। बच्चों की गवाही अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, लेकिन इस बार पुलिस के सामने ऐसी 4 घटनाएं थीं जिनमें हर पीड़ित 3:33 पर गायब हुआ था। हर जगह 3 निशान वाला सिंबल मिला था। हर परिवार ने ठंडी हवा और अदृश्य छाया की शिकायत की थी। शहर के पुलिस चीफ कैप्टन लुइस बर्नार्डो, जिन्होंने 27 साल की नौकरी में हत्यारे, तस्कर, गैंगस्टर सब देखे थे, पहली बार इतने निराकार अपराध का सामना कर रहे थे। उन्होंने सबूत टेबल पर रखे, 4 लोग, 4 घर, 4 रातें, एक ही वक्त, एक सिंबल। उन्होंने शांत आवाज में कहा, यह इंसानों का काम नहीं हो सकता, या कोई बहुत बड़ा दिमाग खेल रहा है। उनके सामने 2 शक थे, या तो यह श्राप है या कोई मास्टरमाइंड। लेकिन दोनों में से कौन सच था? पुलिस का पहला शक, कोई अदृश्य हत्यारा। जांच की शुरुआत उसी जगह से हुई जहां टोरेस गायब हुआ था, उसके गैराज से। फर्श पर वो सिंबल था, दीवार पर कुछ भी नहीं, टूल्स बिना छुए रखे थे। लेकिन एक चीज अजीब थी, टूल बॉक्स के ऊपर धूल की परत टूटी हुई थी, जैसे किसी ने वहां झुककर उससे कुछ देखा हो। फॉरेंसिक टीम ने कहा, यह इंसान का हाथ हो सकता है या कोई भारी चीज। लेकिन टूल बॉक्स पर न उंगलियों के निशान थे, न दस्तानों के, न ही किसी तरह का रसायन। एडुआर्डो के फोन के डेटा में भी कुछ अजीब मिला। 3:33 पर फोन का लोकेशन सिग्नल खुद नल जोन में चला गया था। नल जोन मतलब जहां कोई ट्रैक नहीं कर सकता। यह आम अपराधी की पहुंच नहीं थी। पुलिस ने सोचा, कहीं कोई प्रोफेशनल किडनैपर तो नहीं? लेकिन फिर सवाल आया, बॉडी कहां है, निशान कहां है, फुटस्टेप्स कहां हैं? ऐसा तरीका दुनिया में किसी इंसान ने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरा शक, अलौकिक ताकत। कैप्टन लुइस यकीन नहीं करते थे अलौकिक चीजों पर, लेकिन जब उन्होंने मारिया की गुमशुदगी वाली चर्च की फुटेज देखी तो उनके हाथ कांप गए। फुटेज में मारिया अपनी बेंच पर बेटे के साथ बैठी है। 3:33 पर फुटेज में एक स्टैटिक लाइन आती है और अगले फ्रेम में मारिया गायब, सिर्फ 0.7 सेकंड में। कैप्टन ने बार बार फुटेज चलाई, मारिया की जगह अचानक खाली हो जाती है। हर बादल की परछाई भी वही है, हर मोमबत्ती वैसे ही है, लेकिन वह औरत बस हवा में गुल हो गई। उन्होंने कहा, यह इंसान की हरकत नहीं हो सकती। उनके जूनियर ने धीमे स्वर में कहा, सर, शायद वह कहानी सच है। 1970 वाला कक्ष। लुइस ने फाइल उठाई, बहुत पुरानी फाइल, धूल भरी, फीकी। उसमें लिखा था,
सील्ड ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड कैजुअलिटीज, इंटरनल फोर्सेस अननोन। पुलिस ने पहली बार माना, शायद यह सच में कोई श्राप है। तीसरा शक, कोई मास्टरमाइंड सबको खत्म कर रहा है। जब चारों की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई तो पुलिस को एक बात पता चली, इन चारों के बीच लगातार संपर्क था। ये साधारण लोग नहीं थे, ये एक गैंग थे, और जिस रात पहली गुमशुदगी हुई थी उस रात का लोकेशन सबका बैंक के पास था। कैप्टन ने तुरंत समझ लिया, यह चोरी है और ये चारों चोर हैं, और शायद कोई पांचवा साथी सबको मार रहा है। यह शक पहली बार तार्किक लगा। उन्होंने सोचा, पांचवा मेंबर कहां है? वही मास्टरमाइंड है। उन्होंने एक बोर्ड बनाया, 4 फोटो, 4 एक्स और बीच में एक खाली सर्कल, द फिफ्थ मैन अननोन। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह पांचवा इंसान कोई मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि वही था जिस पर यह श्राप सबसे ज्यादा टूटने वाला था। चौथा शक, चोरों ने गलत चीज चुरा ली। बैंक की सीसीटीवी फुटेज आखिरकार मिली और उसमें चोरी का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने तहखाने की पुरानी दीवारों को स्कैन किया तो एक जगह उन्हें चीख जैसी खरोंचें मिली। दीवार पर उभरा हुआ निशान, वही 3 निशान वाला श्राप का चिन्ह। फॉरेंसिक ने कहा, यह प्राकृतिक नहीं है, यह खरोंच बाहर की नहीं, अंदर की तरफ से बनी है। कमरा 50 साल से बंद था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ताकत सच में अंदर कैद थी? कैप्टन अब 2 रास्तों पर खड़े थे। या तो यह किसी अदृश्य किलर का काम था, या कुछ अनदेखा, अनजाना, अलौकिक। शहर में अफवाहें फैल चुकी थीं। चोरों ने कुछ शापित चीज चुराई है। 1970 का राक्षस वापस आ गया है। निशान मौत का बुलावा है। और अब पुलिस भी इन फुसफुसाहटों को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। हर सबूत, हर पैटर्न, हर निशान सीधे उसी श्राप पर जा रहा था। पुलिस डिएगो तक पहुंचती है। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, डिएगो, और उसे पकड़ना अब पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगर वह 5वां गैंग का सदस्य था तो शायद उसके पास जवाब होंगे। अगर वह मास्टरमाइंड था तो शायद यही समय था उसे रोकने का। लेकिन कैप्टन लुइस ने यह भी महसूस किया, डिएगो गायब नहीं हुआ। जो श्राप बाकी चारों को ले गया, वह उसे क्यों छोड़ रहा है? क्या वह अगला है, या क्या वह श्राप का हिस्सा बन चुका है? जब पुलिस उसके घर पहुंची तो घर खाली मिला, लेकिन कमरे की दीवार पर एक बात लिखी थी, खून से या काले कोयले से पता नहीं, लेकिन लिखावट कांपती थी। यह इंसान का खेल नहीं है, यह उसके गुस्से का खेल है। जो हमने खोला था वह अब हमें बारी बारी से ले रहा है। कैप्टन ने दीवार छुई और उनकी उंगलियों में सिहरन दौड़ गई। पुलिस पहली बार डर महसूस करती है। पुलिस वालों को अक्सर मौत नहीं डराती, लेकिन अज्ञात हमेशा डराता है। और उनके सामने 5 सवाल खुले थे। चारों गायब हुए बिना सबूत। हर गुमशुदगी 3:33 पर हुई। हर घर में वही श्राप का सिंबल मिला। चोरी वाले तहखाने में मौत की खरोंचें थीं और 5वां चोर अब लापता है। कैप्टन ने धीरे से कहा, अगर यह श्राप है तो वह अगले को नहीं छोड़ेगा। अगर यह इंसान है तो वह अगले को ढूंढकर मारेगा। दोनों ही हालातों में अगला नंबर डिएगो का था। और अब पुलिस भी डर चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था, यह मामला अपराध का नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का है। अगली रात 3:33 क्या लेकर आने वाली है, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात साफ थी, डिएगो अब सिर्फ एक चोर नहीं था, वह इस खेल का आखिरी मोहरा था। अगर चाहो तो अगला हिस्सा, फाइनल मेंबर का कन्फेशन, सच पहली बार सामने आता है। कभी कभी इंसान मरता नहीं, वह अपनी आखिरी सांस सिर्फ सच कहने के लिए बचा कर रखता है। और सच हमेशा वही होता है जिससे पूरी दुनिया डरती है। फाइनल मेंबर का कन्फेशन, असली सच पहली बार सामने आता है। 4 लोगों के गायब होने के बाद अब सिर्फ एक इंसान बचा था, डिएगो सैंटोस। व्यवहार से नेता,
दिमाग से समझदार, पर इस समय वह एक टूट चुका आदमी था। उसके 4 दोस्त हवा में गायब हो चुके थे। हर रात 3:33 का समय उसकी धड़कनों पर चाकू की तरह चलता था, और सबसे डरावनी बात, अब उसका नंबर था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उससे पहले डिएगो खुद कुछ ढूंढ रहा था। एक जवाब, एक सच और एक मौका कि शायद वह मरने से पहले दुनिया को बता पाए कि असल में हुआ क्या था। वो शहर में नहीं छिपा, वो भागा नहीं, वो सिर्फ एक जगह गया, एक पुरानी, जर्जर, आधी जली हुई इमारत में। वही इमारत जो 1970 में आग का शिकार बनी थी, वही जिसमें वह सील्ड रूम था। क्योंकि उसे समझ आ चुका था, अगर मौत उसे लेने आ रही है तो वह उससे उसी कमरे में मिलेगा जहां उसका गुस्सा 50 साल से दफन था। डिएगो का अंतिम वीडियो, सच का पहला शब्द। डिएगो जानता था कि वह सुबह नहीं देख पाएगा, इसलिए उसने अपना फोन स्टैंड पर रखा, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग का बटन दबाया। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें थकी हुई, शरीर कमजोर, लेकिन उसकी आवाज, उसमें वो सच्चाई थी जो किसी भी इंसान को शिवरिंग दे दे। वीडियो शुरू होता है। अगर कोई इसे देख रहा है तो समझ लो कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। मेरे दोस्त एक एक करके गायब हुए हैं और अब मैं ही आखिरी हूं। पर मैं यहां भागने नहीं, सच बताने आया हूं। डिएगो कैमरे के बहुत करीब आता है। उसकी आंखें लाल हैं, पसीना बह रहा है और पीछे अंधेरा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो चोरी सिर्फ सोने, पैसे या बॉन्ड्स के लिए नहीं थी। हमने कुछ ऐसा छुआ जिसे छूने की इजाजत कभी इंसानों को नहीं मिली थी। वह लकड़ी का बक्सा, वह मूर्ति, वह नोटबुक। हम सोच रहे थे कि वह किसी पुरानी सभ्यता की चीज है, लेकिन वह एक कैद थी, एक जेल। उसके अंदर कोई चीज बंद थी, कोई जो इंसान नहीं थी। डिएगो की आवाज टूट रही थी। 1970 का असली सच, उस सील्ड रूम की कहानी, फाइलों में जो बताया गया वह पूरा सच नहीं था। उस रात बैंक में आग नहीं लगी थी, आग लगाई गई थी। वह थोड़ा रुकता है, आंसू पोंछता है। क्यों? क्योंकि उस कमरे में बंद वह चीज बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह पीछे मुड़कर अंधेरे की तरफ देखता है, फिर कैमरे की तरफ झुककर बोलता है, 1970 में जो 4 लोग मरे थे, वे जले नहीं थे, वे पकड़े गए थे। वह भी उसी तरह जैसे मेरे दोस्त। मूर्ति का असली रूप। डिएगो खड़ा होता है और अपने बैग से वह नोटबुक निकालता है। नोटबुक जल चुकी है, कुछ पन्ने फटे हैं। वह एक पन्ना कैमरे के सामने लाता है। पन्ने पर 3 निशान वाला वही सिंबल बना है। यह सिर्फ निशान नहीं, यह एक बुलावा है। हर बार जब मूर्ति किसी को चुनती है, यह चिन्ह उभर आता है। उसका नाम लिखा है इस नोटबुक में, ओ विजया। ब्राजील की पुरानी भाषा में इसका मतलब है द वॉचर, जो देखता है और फिर ले जाता है। डिएगो की आंखों में खौफ है। वो मूर्ति जिंदा है, हां, जिंदा। वह इंसान की आत्मा को महसूस कर सकती है। वह डर, गुस्सा और लालच से खिलती है। हमने उसे छुआ और उसने हमें चुना। वह गहरी सांस लेता है। गायब होने का पैटर्न डिएगो बताता है। क्यों 3:33 सुबह? क्यों एक एक करके? क्यों हर जगह वही सिंबल? डिएगो नोटबुक से पढ़ता है, क्योंकि यह वही समय है जब वॉचर जागता है। हर 33 सेकंड पर उसकी ताकत बढ़ती है। वह आंसू रोक नहीं पाता और हर रात वह एक आत्मा लेता है। उसे शरीर की जरूरत नहीं होती, वह इंसान को हवा में बदल देता है।
कंपी आ जाती है। 4 दोस्तों की मौत का सच डिएगो खुद स्वीकारता है। मेरे दोस्त इसलिए मरे नहीं कि किसी ने उन्हें मारा, वे इसलिए मरे क्योंकि हम 5 ने मिलकर उस कैद को खोला। हमने एक दैत्य को आजाद किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। टोरेस ने उसे छू लिया था। एडुआर्डो ने उसकी आवाज सुनी थी। मारिया उसके पास सोई थी। रूबेन उसके साए के सामने खड़ा था। फिर वह बेहद धीमी आवाज में कहता है, और अब मेरी बारी है। डिएगो का अंतिम सच और उसकी बर्बाद आत्मा। वह पीछे मुड़कर देखता है। कैमरा हल्की गड़बड़ी दिखाना शुरू करता है। बैकग्राउंड में अंधेरा घना होने लगता है, लेकिन डिएगो बोलता रहता है, कैप्टन लुइस, अगर आप यह देख रहे हैं तो बैंक के उस कमरे को दोबारा सील कर दें। बक्से को मत खोलें, मूर्ति को मत छुएं, किसी को वहां मत भेजें। वह और करीब आता है। पूरी स्क्रीन पर उसका डरावना टूटा चेहरा। इसे रोका नहीं जा सकता, बस कैद किया जा सकता है। हमने उसे आजाद किया है, अब उसे वापस जाना होगा, एक के बदले 5 आत्माओं के साथ। उसके हाथ कांप रहे हैं। फोन रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, अनजानी, गहरी, कुछ अलग ही भाषा में। डिएगो डरकर मुड़ता है। वो आ गया। लाइट झपकती है। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। डिएगो की सांस धुंध बनकर बाहर आती है। अचानक टक 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 3 ठंडी आवाजें कमरे की दीवारों से गूंजती हैं। डिएगो चीखता है, नो! और कैमरा गिर जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है। आखिरी चीज जो दिखती है, दीवार पर वही सिंबल और डिएगो का शरीर नहीं, केवल उसकी टॉर्च जमीन पर घूमती हुई। डिएगो गायब हो चुका था। वीडियो वहीं खत्म, सच सामने। पुलिस के हाथ क्या आया? जब पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंची, कमरा खाली था, फोन जमीन पर था, वीडियो बंद हो चुका था। डिएगो का कोई नाम निशान नहीं, केवल दीवार पर जला हुआ सिंबल। 5 चोर गायब, बिना शव, बिना आवाज, बिना निशान। वीडियो ने सब बता दिया। ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई मास्टरमाइंड नहीं था, ये एक प्राणी था जो 50 साल तक कैद रहा और 5 लालची इंसानों का स्पर्श उसे मुक्त कर गया। अब वह आजाद था और इटाईपासा शहर आज भी रात 3:33 का इंतजार डर के साथ करता है। और अब बस जरा सोचिए, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। कभी कभी जो सच सामने आता है वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। अगर चाहो तो आखिरी हिस्सा कभी कभी कहानी का अंत मौत नहीं होती। असली अंत वह होता है जब सच्चाई सामने आने के बाद भी किसी को उस पर विश्वास नहीं होता। द फाइनल ट्विस्ट, सच इतना डरावना कि दर्शक हिल जाए। डिएगो का अंतिम वीडियो मिलते ही पुलिस की रूह तक कांप गई। कैप्टन लुइस ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी केस को देखकर ऐसा महसूस किया जैसे वह एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि किसी ऐसे खेल का अनजाने में हिस्सा बन गया हो जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता। 4 गुमशुदगियां पहले ही शहर को हिला चुकी थीं। अब 5वें इंसान की वीडियो ने इस केस को अपराध नहीं, बुराई की परिभाषा बना दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था, वह ट्विस्ट जो पूरी कहानी को उलट देगा और दर्शक को ऐसा एहसास देगा कि जैसे कोई अंधेरा उसके पीछे खड़ा होकर उसकी सांसों को छू रहा हो। पुलिस को मिला एक और सुराग जो किसी ने नहीं बताया था। कैप्टन लुइस और उनकी टीम उस आधी जल चुकी इमारत में लौटे जहां डिएगो का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। कमरा बिल्कुल खाली था। टॉर्च चलाने पर उन्हें सिर्फ राख और धूल मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीवारों पर रोशनी डाली, कुछ नया उभर आया। दीवार पर सिर्फ सिंबल ही नहीं, बल्कि लिखावट भी थी, किसी भयानक भाषा में और ताजा,
ऐसा लगा कि वह लिखावट डिएगो के गायब होने के बाद किसी ने की है। फॉरेंसिक टीम ने यूवी लाइट से जांच की। लिखावट लाल चमक रही थी, जैसे किसी ने उंगलियां खून में डुबोकर लिखी हों। उस पर लिखा था ए पोर्टा एस्ता अबेर्टा, यानी दरवाजा खुल चुका है। यह देखकर पुलिस एक दूसरे की तरफ देखती रह गई। सील्ड रूम का दरवाजा जो 1970 में लॉक किया गया था, जिसे चोरों ने खोला, अब किसी और ने या किसी चीज ने दोबारा खोल दिया था। द वॉचर की आखिरी चाल, वह 5 आत्माएं नहीं चाहता था। डिएगो ने अपने आखिरी वीडियो में जो कहा था कि द वॉचर 5 आत्माएं लेकर शांत हो जाएगा, पुलिस उसी पर यकीन कर रही थी। लेकिन यह सच अधूरा था। नोटबुक के सबसे पीछे एक पन्ना था जो चारों चोरों को कभी नहीं मिला था, क्योंकि उस पन्ने पर पेज नंबर नहीं था। जब पुलिस उस नोटबुक को उलट पलट कर देख रही थी तो वह लास्ट पेज अचानक गिरा। उस पर लिखा था एले नौ क्वेर अल्मास, एले कैर पोर्टाडोर, यानी वह आत्माएं नहीं चाहता, वह एक वाहक चाहता है, एक कैरियर, एक नया शरीर। टीम सुन्न, मास्टरमाइंड, श्राप, प्रतीक, सब कुछ बेकार हो गया एक पल में। अब सच यह था, द वॉचर एक नई देह चाहता था, एक ऐसा शरीर जो उसके लिए दुनिया में चल सके। और वह शरीर जिसे उसने चुना था, डिएगो नहीं था। असली ट्विस्ट, डिएगो मरा नहीं। वीडियो में डिएगो के गायब होने के बाद सभी ने मान लिया कि वह भी बाकी 4 की तरह मर गया। लेकिन जब पुलिस ने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो एक चीज दिखाई दी। डिएगो गायब होने से 0.3 सेकंड पहले उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने अंदर से लाइट बंद कर दी हो। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा, यह इंसानी मरने जैसा नहीं लगता, यह पॉजेसिंग जैसा है। और तब कैप्टन लुइस को समझ आया, डिएगो गायब नहीं हुआ था, डिएगो को कब्जा कर लिया गया था। द वॉचर ने 4 आत्माएं इसलिए ली ताकि वह 5वें इंसान को पूरी तरह नियंत्रित कर सके। डिएगो अब कोई इंसान नहीं, वह उसका नया वाहक था। अगले 48 घंटे शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। डिएगो के गायब होने वाले वीडियो के 48 घंटे बाद इटाईपासा शहर में विचित्र चीजें होने लगीं। रात 3:33 पर घरों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती, चर्च की घंटियां बिना हवा के बजती। हर रात किसी को सड़क के कोने पर कोई काला साया दिखता। कई ने दावा किया कि उन्होंने डिएगो को दूर से देखा, पर जैसे ही पास गए वह अंधेरे में घुल गया। सीसीटीवी में एक काली परछाई फ्रेम के पीछे चलती नजर आई और कुछ लोगों के सपनों में वही सिंबल चमकने लगा। पुलिस ने सोचा, क्या डिएगो अभी भी जिंदा है या वह इंसान नहीं रहा? और फिर डिएगो की आखिरी उपस्थिति, सच का सबसे खतरनाक रूप। एक रात कैप्टन लुइस को पुलिस स्टेशन के बाहर एक छाया दिखी, उसी ऊंचाई, उसी चाल वाली जैसे डिएगो। वह धीरे धीरे स्टेशन के दरवाजे के पास आया। लुइस ने टॉर्च फेंकी, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह चेहरा डिएगो जैसा था, लेकिन उसकी आंखें 2 गहरे अंधेरे गड्ढे जिनमें कोई रोशनी नहीं, सिर्फ खालीपन। ओ पोर्टाडोर एस्ता प्रोंटो, वाहक तैयार है। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ राख बची थी। लुइस वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वह जान चुका था। अंतिम ट्विस्ट, द वॉचर शहर में आ चुका है। द वॉचर को अब सील्ड रूम या बक्से की जरूरत नहीं थी। उसके पास शरीर था, वाहक, डिएगो, और उसकी ताकत अब सिर्फ तहखाने तक सीमित नहीं थी। वह अब पूरे इटाईपासा शहर में घूम रहा था, अदृश्य पर मौजूद, मृत नहीं पर इंसान भी नहीं। नोटबुक के आखिरी शब्द पढ़कर पुलिस का खून जम गया। Once the 5th is taken, the prison ends, the world becomes his room. 5वां मिलते ही कैद खत्म, दुनिया उसका कमरा बन जाएगी। यानी अब वह कहीं भी जा सकता है, किसी को भी चुन सकता है, किसी को भी हटा सकता है। श्राप कोई घटना नहीं था, यह एक रिलीज था। और ब्राजील का छोटा सा शहर अब उसके कदमों की आहट सुन रहा था।
कहानी का अंत, लेकिन आतंक का नहीं। पुलिस ने सील्ड रूम को दोबारा बंद कराने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन दरवाजा फिर खुला पाया गया। अंदर कोई नहीं, लेकिन दीवार पर लिखा था, यू कमीनो, मैं चल रहा हूं। आज भी इटाईपासा में लोग 3:33 पर जागकर अपनी खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं। कोई चर्च नहीं जाता, कोई तहखानों को नहीं छूता, और शहर में हर महीने अचानक 2 या 3 लोग गायब हो जाते हैं, बिना सीसीटीवी, बिना सुराग, बिना आवाज। शहर के लोग यह नहीं कहते कि लोग गायब हो रहे हैं, वे कहते हैं वॉचर अपना रास्ता बना रहा है। और असली ट्विस्ट यही है, श्राप खत्म नहीं हुआ, वह शुरू हुआ था।